नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने सीपीआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे, इसी क्रम में हम 2-4 क्वेश्चंस और देखेंगे ताकि आपके डाउट्स जो है मैक्सिमम क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन परफॉर्मिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन which of the following indicates that the external chest compressions are effective। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि आपको कैसे पता लगेगा कि जो आप एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं। तो दोस्तों, हम इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बता देता हूं जो आपके दिमाग में हमेशा से रहने चाहिए। कैसे पता लगेगा कि चेस्ट कंप्रेशन जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं। तो पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा कि चेस्ट कंप्रेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हैं। किन किन चीज़ों से पता लगेगा। अगर पेरिफेरल पल्सेज, पेशेंट की पेरिफेरल पल्सेज जो हैं वो क्या हो सकती हैं, पाल्पेबल हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके चेस्ट कंप्रेशन जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, पेशेंट को जो साइनोसिस हो रखा था, जो स्किन की मोटलिंग हो रखी है, मोटलिंग का मीनिंग समझते हैं आप, डिस्क्रोमिया, स्किन का कलर बदल जाना, पेचेज होना स्किन के ऊपर, उसे मोटलिंग कहते हैं, मोटल्ड स्किन बोलते हैं। तो साइनोसिस या मोटलिंग जो है वो डिसअपियर हो रही है, इसका मतलब भी आपके जो चेस्ट कंप्रेशंस हैं वो क्या हैं, इफ़ेक्टिव हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो प्यूपिल का साइज है, प्यूपिल्स का साइज है, प्यूपिल्स कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में आपको पता है कंस्ट्रिक्ट हो गई है या फिर डायलेट हो गई है। याद होना चाहिए आपको अच्छे से, डायलेशन या कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन नहीं, प्यूपिल्स डायलेट हो गई हैं। तो अगर आपके चेस्ट कंप्रेशन इफेक्टिव हैं तो प्यूपिल्स जो हैं वो अपने नॉर्मल साइज की तरफ लौटने लग जाती हैं, की तरफ में रिटर्न करेंगी। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट आपको और दिमाग में रखना चाहिए, स्किन जो है, एक तो स्किन का कलर आ गया, स्किन जो है वो वार्म नज़र आने लग जाएगी, स्किन जो है वो वार्म फील होगी आपको, स्किन जो वार्म एंड ड्राई फील होगी। पहले स्किन कैसी हो गई थी, कूल हो गई थी, अब इससे कैसी हो गई, वार्म हो गई है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पेरिफेरल पल्सेज पाल्पेबल हो जाती हैं, साइनोसिस एंड मोटलिंग जो स्किन की है वो यानी डिस्क्रोमिया जो है वो डिसअपियर हो जाता है, प्यूपिल्स का जो साइज़ है, जो डायलेटेड प्यूपिल्स थी वो नॉर्मल साइज़ की तरफ लौट आती हैं और स्किन जो है वो कूल से वार्म हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ये इंडिकेट करता है कि आपके चेस्ट कंप्रेशंस, जो आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के पेशेंट को, वो इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। आप कैसा पता लगाएंगे कि सीपीआर जो आप दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हो रहा है, डिटरमाइन कैसे करेंगे उसको, पल्स को पाल्पेट करके। तो कैसे, आप बीच में सीपीआर कम से कम 1 मिनट के बाद में, 1 मिनट से पहले कभी भी सीपीआर नहीं रोकना है, तो कम से कम 1 मिनट के बाद में आप पाल्पेट करेंगे और वो भी सीपीआर केवल आपको एक्सटर्नल जो चेस्ट कंप्रेशंस हैं मोर देन 5 सेकंड्स आपको नहीं रोकना, कि मैक्सिमम 5 सेकंड रोकना है। उसी के अंदर आपको देखना है कि पल्स पाल्पेबल है या नहीं है, स्किन का कलर नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा, प्यूपिल्स का जो साइज़ है वो डायलेटेड से नॉर्मल साइज़ की तरफ है या नहीं है, स्किन जो है वो वार्म हो रही या नहीं हो रही। इससे ज़्यादा आपको रोकना ही नहीं है। अगर नहीं नज़र आ रहा, अगेन स्टार्ट सीपीआर, अगेन स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशंस। क्वेश्चन पे आते हैं वापस से कि सीपीआर परफॉर्म करते समय इनमें से कौन सी चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आपके एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन जो है वो इफेक्टिव है। मोटलिंग ऑफ द स्किन, आपको पता है मोटलिंग ऑफ स्किन नॉर्मल नहीं है, ये डिस्क्रोमिया है। नॉर्मल क्या होती, नॉर्मल क्या होनी चाहिए थी भाई, साइनोसिस डिसअपियर होना चाहिए था। मोटलिंग इज एक टाइप का साइनोसिस ही है, तो नॉर्मली स्किन कैसी होनी चाहिए, पिंक की तरफ में लौटनी चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन तो ऑलरेडी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट का साइन है भाई। ये प्यूपिलरी डायलेशन जो है क्या होना चाहिए, नॉर्मल की तरफ आना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पाल्पेबल पल्स, यस, पल्सेज आपको पाल्पेट होने लग गई हैं, इसका मतलब आप जो सीपीआर दे रहे हो उसका जो पार्ट है
एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशंस वो इफेक्टिव है, ऑप्शन करेक्ट है। चौथा ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे, कूल एंड ड्राई स्किन, नो, स्किन कैसी होनी चाहिए थी, स्किन वार्म होनी चाहिए थी। क्वेश्चन का आंसर हमें समझ में आ गया कि पल्सेज पाल्पेट हो रही हैं, इसका मतलब आपका सीपीआर जो है वो इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पेशेंट हु हैज बीन गिवन सीपीआर is transported by ambulance to the hospital's emergency department where you quickly assess the patient's condition. The most effective way to determine the effectiveness of CPR is noting whether the, देखिए पेशेंट को सीपीआर दिया गया, फिर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले आया गया, जहां पर आपने उसे तुरंत प्रभाव से पेशेंट की कंडीशन को असेस किया, तो सीपीआर की इफ़ेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या है। हम पहले क्वेश्चन में, हम लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं और देखेंगे, चीज़ें क्लियर और हो जाएंगी आपको। ऑप्शंस के साथ चलिए। पल्स रेट इज नॉर्मल, देखिए पल्स रेट, हम सीपीआर की इफ़ेक्टिवनेस को देखने के लिए, चेस्ट कंप्रेशंस की इफ़ेक्टिवनेस को देखने के लिए पल्स तो देखते हैं, इतना तो ट्रू है जी, लेकिन रेट नहीं देखते कभी भी। नो, पल्स पाल्पेट हो रही है या नहीं, पल्स पाल्पेबल है या नहीं, इतना ही देखते हैं। तो पल्स रेट का कोई तुक नहीं है, ऑप्शन गलत है। ये सीपीआर के इफ़ेक्टिव होने का कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन ओमिटेड। दूसरा ऑप्शन है प्यूपिल्स आर रिएक्टिंग टू लाइट। हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा प्यूपिल्स कैसी हो जाती हैं कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में, डायलेटेड हो जाती हैं और लाइट को क्या करती हैं, रिएक्ट नहीं करती, नो रिएक्शन। लेकिन अगर प्यूपिल्स जो हैं लाइट को रिएक्ट करने लग जाएं, इसका मतलब आपका सीपीआर जो है वो क्या है, इफेक्टिव हो रहा है, ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन को और जाएंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर पिंक, देखिए ये जो कलर है हम स्किन का देखते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन का नहीं देखते, डिहाइड्रेशन नहीं देखा जा रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन को यहीं पर कट कर देना। लास्ट ऑप्शन है सिस्टोलिक बीपी इज एट लीस्ट 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सिस्टोलिक बीपी क्या हो गया, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। जी नहीं दोस्तों, चांसेज हैं कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में बीपी हाइपो चला गया होगा, हाइपोटेंशन हुआ होगा, बीपी मेंटेन होने की तरफ में जा रहा है, लेकिन वो सीपीआर के इफेक्टिव होने का इंडिकेटर नहीं है। बीपी हमारा किसी भी तरीके से कंसर्न ही नहीं था सीपीआर के दौरान, ठीक है। बीपी को मेंटेन करना, पल्स को अचीव करना हमारा मोटिव जरूर था, लेकिन यहाँ पर रेट की बात कर दी, इसलिए हमने ऑप्शन को ओमिट कर दिया। प्यूपिल्स यस, और प्यूपिल डायलेट हो गई थी जो कि अब रिएक्ट कर रही हैं लाइट को, यस सीपीआर इफेक्टिव हो रहा है, ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन the xiphoid process at the lower end of the sternum should not be compressed when performing cardiac compressions, यानी chest compressions. Which of the following organs would be most likely at risk for laceration by forceful compressions over the xiphoid process? आप पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं, स्टर्नम का जो लोअर एंड है वो जाइफोइड प्रोसेस है, उसको कंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, उसको कंप्रेस नहीं करना चाहिए जिस समय आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो, कार्डियक कंप्रेशंस दे रहे हो। क्यों, रीजन क्या है कि कौन सा ऑर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क है जिसको इंजरी हो सकती है, लेसिरेशन हो सकता है अगर आपने फोर्सफुल कंप्रेशन दिया जाइफोइड प्रोसेस पे। ऑप्शंस के थ्रू चलिए, लंग्स जी नहीं। अगर आप कार्डियक कंप्रेशंस दे रहे हैं तो सबसे पहली बात आपकी साइट क्या है, सेंटर ऑफ द चेस्ट, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, सेंटर ऑफ द चेस्ट। और सेंटर ऑफ द चेस्ट पे भी कहाँ पर, ओवर द स्टर्नम, स्टर्नम के ऊपर कंप्रेशन हम देते हैं। कभी भी जाइफोइड प्रोसेस के ऊपर हम कंप्रेशन देते ही नहीं है। अगर जाइफोइड प्रोसेस के ऊपर कंप्रेशन दिया
तो उसकी इंजरी के ज़्यादा चांसेज आते हैं। और नीचे इंजरी करेगी किसको? जो उसके नज़दीकतम ऑर्गन है। और कौन है उसके नज़दीकतम ऑर्गन? लीवर है। याद रखिएगा, लीवर इसके साथ में है और उसको इंजरी के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेस्ट कंप्रेशन, जिनको कार्डियक कंप्रेशंस भी बोलते हैं, हमेशा सेंटर ऑफ द चेस्ट पे और स्टर्नम पे दिए जाते हैं, ना कि स्टर्नम के लोअर एंड पे, कि मतलब जायफोइड प्रोसेस पे नहीं दिए जाते। उस पे दोगे तो लीवर की इंजरी के चांसेज हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन परफॉर्मिंग एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशंस on an adult during cardiopulmonary resuscitation the rescuer should depress the sternum। हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सीपीआर देते समय एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशंस में रेस्क्यूअर जो है वो स्टर्नम को कितना डिप्रेस करना चाहिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसको। स्टर्नम कितनी डिप्रेस होनी चाहिए? 2 इंच डिप्रेस होनी चाहिए, नॉट मोर देन 2 इंच। ठीक है जी। ये किस में? एडल्ट्स में। बच्चों में कितनी है जी? नॉट मोर देन 1.5 इंच। ये किस में? चिल्ड्रन में। यहाँ पर क्या लिख रखा है क्या? एडल्ट्स। यस, लिख रखा है एडल्ट्स। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया? नॉट मोर देन 2 इंचेज वाला। ऑप्शंस के थ्रू चलिए, लेकिन यहाँ पर सीधा नहीं लिख रखा किसी भी ऑप्शन में, देख लेंगे फिर भी। 0.5 to 1 इंच, जी नहीं। 1 to 1.5 इंच, जी नहीं। ये अगर चाइल्ड के लिए पूछा होता तो इस ऑप्शन को हम करेक्ट कर देते हैं। 1.5 to 2 इंचेज, यस करेक्ट है, लेकिन अभी फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे। 2 to 2.5 इंचेज, नो, क्योंकि 2 इंच से ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिफ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी, 1.5 to 2 इंचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a patient is receiving rescue breath and the chest wall fails to rise during CPR, the rescuer should do first। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीथ दिए जा रहे हैं, लेकिन चेस्ट वॉल जो है वो राइज नहीं हो रही। जब सीपीआर दिया जा रहा है तो पेशेंट को सीपीआर के दौरान रेस्क्यू ब्रीथ्स में पेशेंट की चेस्ट वॉल राइज नहीं हो रही। रेस्क्यूअर सबसे पहले क्या करेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सोचना समझना ज़रूरी है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो करके ही इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले पेशेंट को आप सीपीआर के दौरान क्या दे रहे हो? रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे हो, लेकिन चेस्ट वॉल जो है वो राइज ही नहीं हो रही। इसका मतलब साफ है, जो रेस्क्यू ब्रीथ आप दे रहे हो, मोदी जी दिल्ली से जो रेस्क्यू ब्रीथ भेज रहे हैं वो पलासरा तक पहुंच ही नहीं रहे। अब आप सोचोगे ये पलासरा क्या बला है जी बीच में ही, ढूंढते रहिए दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। वैसे भी क्वेश्चन तक ही थे। रेस्क्यू ब्रीथ आप दे रहे हो पेशेंट को, चेस्ट वॉल इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब रास्ता क्लियर नहीं है, रास्ते में कोई ना कोई ब्लॉकेज है। यहाँ पर करप्शन था बीच में, ठीक है ना, इसलिए पलासरा तक नहीं पहुँच रहा था। और यहाँ पर एयरवे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहीं पर मिल गया है। तो चलिए अब ऑप्शंस के साथ में। ट्राई यूजिंग एन एम्बू बैग। एम्बू बैग क्या करेगा भाई? एम्बू बैग भी वो एक तरीके से रेस्क्यू ब्रीथ देगा। वो आपकी ऑक्सीजन डिलीवरी की कंसंट्रेशन को बेहतर कर देगा, इससे ज़्यादा तो कुछ करेगा नहीं। अगर रास्ते में कहीं ब्लॉकेज है तो वो क्या कर लेगा? एम्बू बैग। इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज द रेट ऑफ कंप्रेशंस। दोस्तों एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, सीपीआर देते समय चेस्ट कंप्रेशंस का जो रेट है वो क्या होना चाहिए? 100 से 120 पर मिनट का, मतलब हर सेकंड में 2 चेस्ट कंप्रेशन जाने चाहिए। और चाहे जो कुछ हो जाए, इन चेस्ट कंप्रेशंस के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मतलब डिक्रीज नहीं करना। ऑप्शन गलत है जी। तीसरा ऑप्शन है इंट्यूबेट द पेशेंट। पेशेंट को इंट्यूबेट कर दीजिए। ये क्या बात हुई भाई? आप रास्ता क्लियर नहीं कर पा रहे हो, पेशेंट को इंट्यूबेट करोगे, अल्टीमेटली आपको रेस्क्यू ब्रीथ तो देने ही पड़ेंगे, मतलब आपने देखा ही नहीं कि रास्ते में कुछ ब्लॉकेज है या नहीं है। ऑप्शन इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन है रीपोजिशन द एयरवे। क्या सही है क्या जी? एयरवे को रिपोज कीजिए। और क्या करते हो आप इसके लिए? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। आप ये करके देखिए भैया, एयरवे खुल जाएगा। कहीं टंग तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही, तो एयरवे को क्लियर कीजिए, रेस्क्यू ब्रीथ्स इफेक्टिव हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग इन सीपीआर द पेशेंट विल एक्सहेल व्हाई। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि सीपीआर के दौरान पेशेंट एक्सहेल कैसे करता है जी। एक्सहेल क्या है जी, वेंटिलेशन की दो फेजेज हैं, क्या क्या, इनहेलेशन और दूसरा क्या है जी, एक्सहेलेशन। सबको पता है दोनों फेजेज, इनहेलेशन अंदर एयर लेना, एक्सहेलेशन बाहर छोड़ देना एयर को, ठीक है जी। तो एक्सहेलेशन कैसे होता है पेशेंट में, याद रखिएगा जो एक्सहेलेशन फेज है ये वेंटिलेशन की पेसिव फेज है, पेसिव एक्टिविटी है। मतलब पेसिव का मतलब होता है किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इट डज नॉट नीड एनी एक्शन बाय द पेशेंट और पर्सन। हम जब एक्सहेल कर रहे होते हैं तो कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, ये पैसिवली ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शंस पे। नॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ द चेस्ट, जी चेस्ट का नॉर्मल रिलैक्सेशन होगा, एक्सहेल करेगा पेशेंट या पर्सन जो नॉर्मली। ऑप्शन करेक्ट, लेकिन और ऑप्शंस भी देखेंगे। जेंटल प्रेशर ऑफ द रेस्क्यूअर्स हैंड ऑन द अपर चेस्ट, जी नहीं, कभी नहीं, कोई जेंटल प्रेशर नहीं डालना अपर चेस्ट पर। प्रेशर ऑफ द कार्डियक कंप्रेशंस, जी नहीं। टर्निंग द हेड टू द साइड, जी नहीं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, नॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ द चेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।